कल हम लोग सेकंड पार्ट का 10 नंबर तक किए थे। ऐसे आज दोपहर में 11 से किए थे, लेकिन कुछ जरूरी काम के कारण मुझे जाना पड़ा। उसको फिर से कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन करा भी नहीं पाए थे और जो कराए थे जल्दी जल्दी में ठीक से हो भी नहीं पाई थी, इसलिए छोड़ भी दिए थे। तो बेहतर है इसको फिर से कर लेते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नीचे जो कथन है इस पे ध्यान देने की बात करें, जैसे प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें 4 बातें हैं। क्या क्या है? तो एक है प्रस्तावना, दूसरा है मौलिक अधिकार, यानी कि FR फंडामेंटल राइट्स, तीसरा मौलिक कर्तव्य, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। DPSP, ये 4 है। अब पूछ रहा है इनमें से किसमें लैंगिक समानता यानी कि जेंडर के बीच इक्विलिटी, जेंडर इक्विलिटी का सिद्धांत किसमें है? इन चारों में, प्रस्तावना में, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, और जो FR है, मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP है। इनमें से कहां कहां लैंगिक समानता का सिद्धांत है? तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इनमें से कहां कहां पर जेंडर इक्विलिटी का थ्योरी दिया गया है। सबको पता है प्रस्तावना में है, समानता का अधिकार की बात है। तो किस प्रकार की समानता है? सभी प्रकार की समानता है कि हर व्यक्ति लिंग के आधार पर हो, चाहे जन्म के आधार पर हो, वर्ण के आधार पर हो, सभी के हिसाब से क्या है, संविधान की नजर में इक्वल है। हाँ, अब अपवाद स्वरूप किन्हीं को अगर संरक्षण दिया जा रहा है, जैसे कि आरक्षण हुआ, तो आरक्षण कोई असमानता का प्रतीक नहीं है। जैसे कि ऐसा चलता है आजकल खासकर सोशल मीडिया में ज्यादा, ये भेदभाव है। तो आरक्षण संरक्षण है। आरक्षण संविधान के द्वारा दिया गया एक संरक्षण है कि कोई जो कमजोर है उसको बराबरी में लाने का कोशिश करे। वो समानता का प्रतीक, असमानता का नहीं है, उल्टा कर रहा है, उसको असमानता के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, वास्तव में समानता का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज कीजिए कि 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है उसका 2 बेटा है, ए और बी। ए और बी 2 बेटा है। अब हुआ ये कि ए बड़ा है, बी छोटा है। बी इससे 5 साल का छोटा है ए से। ए बड़ा है 5 साल का, बी छोटा है। तो ऐसा स्वाभाविक है कि इनकी पढ़ाई पहले होगी, और ये पढ़ाई चूंकि पहले होगी तो ज्यादातर चांस है जॉब या बिजनेस में ये पहले जाएगा। ये तेजी से प्रगति करने लगा। इनकी शादी भी पहले हो गई, सब कुछ इनकी पहले हो रहे हैं। अब बी क्या है? बी छोटा है 5 साल का। ये बाद में इसकी इसको पढ़ाई कंप्लीट लेट से होगी, जॉब भी इसको लेट से लगेगा, या बिजनेस भी इसका लेट से शुरू होगा। तो स्वाभाविक बात है इनकम थोड़ी कम रहेगी। अब ऐसे में क्या किया गया, गार्जियन क्या करते हैं, इन जो अक्सर ये देखते होंगे जो छोटे होते हैं, ये परिवार में भी देखिएगा, जो छोटे होंगे गार्जियन उनको थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं। बाद में जब सब कुछ पार्टिसिपेंट भी हो जाता है, पार्टीशन के बाद भी क्या करते हैं, गार्जियन छोटे वाले के साथ ज्यादा जुड़ के रहते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। 95% मामलों में ये देखा जाता है। 5% कहीं अपवाद हो जाता है तो अलग बात है। तो ये अब क्या कर रहा है, ये इसके साथ गार्जियन कोई भेदभाव नहीं कर रहा, बल्कि इसको क्या कर रहा है, इक्विलिटी में लाने का कोशिश कर रहा है। वो चाह रहा है कि मेरा दोनों बेटा क्या हो, बराबर हो, मेरा दोनों बेटा बराबर हो। इस वजह से ये इसको संरक्षण दे रहा है गार्जियन इनको। तो यही चीज सेम टू सेम आरक्षण में है। आरक्षण भी कोई असमानता का प्रतीक नहीं है, समानता का ही प्रतीक है।
अब इसको गलत तरीके से नेता लोग क्या कर रहे हैं, वोट बैंक के लिए इसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, और दोनों तरफ के कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं जो अपने आप को दलितों का, महादलितों का नेता कहते हैं, और वो भी कर रहे हैं जो अपने आप को स्वर्णों का नेता कहते हैं। दोनों ही अपना राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, और पब्लिक उनका क्या हो रहा है, उन इशारों पर नाच रहे हैं। जो लोग दलितों और महादलितों वाली बात करते वो भी वही है। जितने भी नेता गए हैं 95% देखा जाता है कि ये जो भी दलित महादलित कहकर अपने आप को राजनीति में आते हैं, चुनाव जीतने के बाद फिर वो भी उसी कैटेगरी का चले जाते हैं, उनका ही सिर्फ विकास होता है। अब जो स्वर्ण वर्ग के है वो भी यही चीज करते हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए भड़काने का काम, ताकि आप उनको ये सोच करके कि हमारे समाज का कोई वहां पर जाए, हमारा बात रखने वाला, ये सोच करके आप उनको वोट देते रहे, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और कुछ लोग हैं जिनको ये गलतफहमी है कि यदि आरक्षण नहीं होता तो उसका कलेक्टर बनना तय ही था, वो कलेक्टर बन ही जाता है। कुछ लोगों को अभी ये गलतफहमी है, ऐसे ही गलतफहमी वालों को ये नेता लोग फायदा भी उठा लेते हैं। और कुछ लोग हैं उनको भी ये गलतफहमी है कि ये ऊपर जो सिर्फ ऊपर कि वो कलेक्टर बन ही जाता, लेकिन जो ये जनरल वाले हैं ये हमको रोक के रखा है। इनको भी ऐसे लोगों की मेंटेलिटी का फायदा उठा लेते हैं कुछ नेता लोग, तो दोनों का वही हाल हो रहा है। तो समानता का बात कहीं भी है तो संविधान में प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से समानता का बात है, मौलिक अधिकार में भी समानता का बात है, अनुच्छेद 15 में और 16 में, और वहां अपवाद स्वरूप लिख भी दिया गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए महिलाओं को जो विशेष अवकाश दिया जाता है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का भी साफ साफ निर्णय दिया गया है। ये जो अंतर है, जो बायोलॉजिकल अंतर है दोनों में, पुरुष और महिला में, उनके कारण दिया जा रहा है, ना कि ये कोई भेदभाव है, ये स्पष्ट है। लेकिन कुछ लोग इनको गलत तरीके से पेश करते हैं। उसी प्रकार मौलिक कर्तव्य में भी समानता का सिद्धांत है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी यानी डीपीएसपी में भी समानता का सिद्धांत है। राज्य को स्पष्ट कहा गया है कि आपको समाज में इक्विलिटी लाना है, चाहे वो 38 हो, 39 हो, और भी अन्य भी अनुच्छेद है, हर मामले में लाना है, आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी, और सामाजिक रूप से भी। और ये समानता आए इसलिए मौलिक अधिकार भी दिया गया हर नागरिक को, ताकि कोई शोषण ना कर सके। विविधताओं का देश है, अब कौन सत्ता में जाएगा कहना मुश्किल है, तो आगे चल के कोई दूसरे का शोषण ना कर सके, इसके लिए क्या किया गया, मौलिक अधिकार दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद भी शोषण होता है। क्योंकि जब क्यों होता है, क्योंकि आपको अधिकार दे तो दिया गया है, लेकिन जिनको दिया गया है उनमें अधिकांश को पता ही नहीं है कि ये है क्या और इसको कैसे यूज करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि लैंगिक समानता का सिद्धांत चारों में ही है, तो यानी कि इसका उत्तर 1 2 3 4 होगा। तो अब देखते हैं विकल्प में कौन सा ऐसा विकल्प है जहां 1 2 3 4 चारों है। तो क में नहीं है, ख में नहीं है, ग में नहीं है, घ में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला सवाल पे जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया। कौन सा कानून भारत की संसद द्वारा नहीं बनाया गया। पहला है अफस्पा, अफशा, AFSPA, इसको कहा जाता है अफशा। एक मिनट, ये कुछ दिन पहले चर्चा में भी रहा था सब में। दूसरा है पोटा, तीसरा मकोका, चौथा फेमा। अब पूछ रहा इनमें से कौन सा कानून संसद द्वारा नहीं बनाया गया, तो इसका सही जवाब है गो। ये संसद द्वारा है, पोटा भी संसद द्वारा, फेमा भी, ये नहीं है। असल में ये कानून है क्या, इसका मतलब होता है, मकोका का मतलब होता है महाराष्ट्र संगठित आपराधिक, महाराष्ट्र संगठित अपराध
नियंत्रण, ये ऐसा ही कुछ होता है। असल में ये महाराष्ट्र में बनाया गया था, जबकि 90 के दशक में वहां बहुत ज्यादा अपराध हुआ था। इसका संबंध महाराष्ट्र से था। वहां जब 90 के दशक में बहुत ज्यादा हुआ था, तो उस समय इसको बनाया गया था महाराष्ट्र में। इसके लगने के बाद क्या होता क्या था कि आमतौर पे जब अपराधी को अरेस्ट किया जाता था 90 के दशक में, महाराष्ट्र क्या हुआ था, पूरी तरह से गैंगस्टर का अड्डा बन चुका था, सिंडिकेट का। छोटा छोटा गुंडा भी क्या हुआ था, कोई गैंगस्टर से जुड़ जा रहा था, पावर का यूज कर रहा था, और ये गैंगस्टर क्या होता था, इसके पास पूरा पावर होता था और इसका पहुंच भी काफी दूर तक होता था और सिस्टम में काफी इनका पकड़ होता था। अब जैसे किसी क्रिमिनल को अरेस्ट किया, पता चला वो कोई कानून का तोड़ मरोड़ करके जमानत ले लिया, तो ऐसे में क्या होता था, जब किसी उसको अगर यदि मकोका के तहत लगा दिया गया तो अब उसका जमानत मुश्किल हो जाता था, थोड़ा जमानत मुश्किल हो जाता था। उस पे और भी बहुत सारे चीजें होते थे जो उसके प्रतिबंधित हो जाते थे, पुलिस को मदद मिलती थी। लेकिन इसका शर्त क्या था, ये तभी लगेगा जबकि पुलिस कमिश्नर आदेश देगा। ऐसा नहीं कि कोई एसआई किसी को अरेस्ट किया और मकोका लगा दिया। मकोका लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर का आदेश बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी हाल फिलहाल में जो पहलवान सुनील है, ये सॉरी सुशील है, जिसको कि अरेस्ट किया गया था, उन पर भी ये लगाने का चर्चा चल रहा है कि लग सकता है। ये इनमें से बता दे जितना भी है, ये सब जो भी कानून है, इनका आपका डिटेल जो है ये आपको ब्लॉग्स में मिल जाएंगे, वेबसाइट के ब्लॉग्स में मिल जाएंगे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन जाते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के आवास 7 रेस कोर्स, भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये इस थोड़ा भी ये सेंट्रल विस्टा लेकर के ये सब क्वेश्चन थोड़ा है इस बार, जैसे कि 66वीं में आया भी था। 66वीं में ये सेंट्रल विस्टा को लेकर के आया था कि किस कंपनी को दिया गया है। अब है इसका किस नाम, साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है अनुग्रह, चित्रकूट, पंचवटी, पीएम निवास, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहां क्या हो जाएगा, वास्तव में ऐसे तो इसको पीएम निवास कहते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री का आवास है तो पीएम निवास कहा ही जाएगा। लेकिन इनका एक नाम पंचवटी है, क्योंकि ये पंचवटी में है तो इसको पंचवटी भी कहा जाता है, इसका संबंध पंचवटी से भी है। अब हम लोग अगला सवाल जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? इनमें से पूछ रहा है किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। पहला है अटॉर्नी जनरल, दूसरा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, तीसरा बजट, चौथा कैबिनेट, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है बजट। बजट का कोई जिक्र नहीं है। कैबिनेट का भी मूल संविधान में कोई जिक्र नहीं था, ये 78 में 352 में जोड़ा गया है। मूल संविधान में कोई इनका जिक्र नहीं था। मूल संविधान में केवल मंत्रिपरिषद का जिक्र था। कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, इनको कब जोड़ा गया है? इनको जोड़ा गया है 78 में, 44वां संविधान संशोधन। ये हो। अब हम लोग अगला सवाल में जाते हैं। भारत में प्रशासन की बुनियाद निम्नलिखित में से कौन है? आवाज जा रही है सही से सभी को?
यस सर, आ रही है। ओके। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में कौन सी है? पहला है राजस्व मंडल, दूसरा है तहसील, तीसरा विकल्प है जिला, चौथा गांव, पांचवा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है जिला। जिला को बुनियादी क्षेत्रीय इकाई कहते हैं। जिला को जनपद भी कहा जाता है। जो हम लोग प्राचीन भारत में जनपद पढ़ते थे उनको आज जिला को ही आज के समय में जनपद कहा जाता है। कहीं कहीं आपको जनपद का जिक्र आ जाएगा तो वहां कंफ्यूज मत होइएगा, वो जिला है। अगला सवाल है, द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी, द पेरिस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक किसने लिखी? विकल्प है पीएस राममोहन राव, पीसी अलेक्जेंडर, गुरुदास कामत, शंकर दयाल शर्मा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है घ नंबर, शंकर दयाल शर्मा ने लिखे हैं। अब अगला सवाल चलते हैं, निम्नलिखित समिति में से कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जाने जाते हैं? यानी कौन सी ऐसी समिति है जिन्होंने 3 स्तरीय पंचायती का राज प्रणाली की सिफारिश किया था? इसका विकल्प है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवे के राव समिति, सरकारिया समिति, इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही जवाब है बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। बलवंत राय मेहता समिति के बारे में पीछे भी बताए थे और आगे भी अभी इसके बारे में और क्वेश्चन है जहां विस्तार से जानेंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। कहा जा रहा है भारत में एबीसीडी प्रदेशों की सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा था? एबीसीडी, ये सबको पता है। जब देश आजाद हुआ था और उसके बाद जब पहली बार संविधान लागू हुआ तो हम लोग 4 श्रेणी में राज्य को रखे थे, ए, बी, सी और डी। अभी जैसे 2 श्रेणी है राज्य और संघ राज्य, तभी 4 श्रेणी में थे। ए में कौन था? ब्रिटिश स्टेट, जो ब्रिटिश स्टेट थे, ब्रिटिश प्रांत, वही थे। बी में कौन था? यहाँ बड़े आकार के देशी रियासतें थे, बड़े आकार वाले, बड़े वाले देशी रियासत, जैसे हैदराबाद वगैरह हुआ। सी में कौन थे? सी में छोटे रजवाड़े थे। और सी में छोटे रजवाड़े के साथ चीफ कमिश्नरी भी शायद थे। सी में छोटे रजवाड़े थे और हाँ, चीफ कमिश्नरी भी इसी में थे। चीफ कमिश्नरी जिसको आज हम लोग संघ शासित प्रदेश कहते हैं, मुख्य आयुक्त कहते थे, ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन। और डी में कौन थे? डी में थे अंडमान निकोबार और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो विदेशों से अर्जित भूमि, यानी भारत का ही भूमि था लेकिन विदेशियों के कब्जे में था, उसको कहा गया। वो सब के लिए कहाँ रखा गया? डी रखा गया। अब पूछ रहा इनमें से सूची में सबसे छोटा प्रदेश कौन था, यानी चारों में सबसे छोटा प्रदेश कौन था? तो इसका पहला विकल्प है तरावनकोर कोचीन, दूसरा दिल्ली, तीसरा बिलासपुर, चौथा कुर्ग, पांचवा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही जवाब है कुर्ग। अब अगला सवाल है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। ध्यान देने का कहना तो आराम से ध्यान दीजिए, पहले से एक एक विकल्प पर। जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कानून की सम्मुख समानता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 4 दिया गया है। अब है कि इन चारों के बारे में कुछ पूछा जाएगा, उसके बारे में हम लोग को बताना है।
इसमें क्वेश्चन है, इनमें से कौन अधिकार विदेशियों को नहीं दिए जाते? ऐसा कौन सा अधिकार है इनमें से जो विदेशियों को नहीं दिए जाते हैं? तो यहाँ देखते हैं, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार ये सबको है, भारतीय और विदेशी को। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी सबको है, भारतीय और विदेशी को। कानून के सम्मुख समानता ये भी सबको है। लेकिन विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यानी 19 का 1 का, ये क्या है? ये सबको नहीं है, ये सबको नहीं है। अब यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, यदि हाफिज सईद को अरेस्ट किया जाता है, उसको जीवन और स्वतंत्रता का भी अधिकार मिलेगा, धर्म का भी मिलेगा, कानून के सम्मुख समानता का भी मिलेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अब उसको भी छोड़ दिया जाएगा कि ठीक है आप अपना अभिव्यक्ति बताइए, लोगों को समझाइए कि भाई आप क्यों जो है हिंदुस्तान में बार बार अटैक कर रहे थे। ऐसा नहीं है। या कोई भी अब है, अभी जैसे कि विजय माल्या है, विजय माल्या तब इंडियन नहीं रहे, ब्रिटिशियन रहे। अब उनको अगर कल अरेस्ट करके लाया जाता है तो अब क्या है कि ये तीनों तो उसको मिलेगा, लेकिन ये चौथा नहीं मिलेगा, क्योंकि अब वो क्या है, ब्रिटिश है। वो खुद कहते हैं अब हम ब्रिटिश हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है चौथा कथन जो है ये नहीं दिया जाता। अब ये देखना है कि केवल 4 कहां पर है। केवल 4 देखिए तो किसमें है? क में नहीं है, ख में नहीं है, गौ में है। तो इसका सही जवाब हो गया गौ। इस प्रकार का जब सवाल आए तो इसी प्रकार ध्यान से बनाना है। अब हम लोग अगला सवाल में आते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य की विधान शक्तियां उन मामलों के लिए विस्तार नहीं करती जिनके संबंध में संसद के पास भारत के संविधान के तहत राज्यों के लिए कानून बनाने की शक्ति है। उपर्युक्त प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें है? भारत का संविधान भाग 6, भारत का संविधान अनुच्छेद 370, भारत का संविधान 238, जम्मू कश्मीर का संविधान, इनमें से कोई नहीं है अधिक। देख, अब इस सवाल का कोई मायने नहीं रहा, क्योंकि 370 हटने के बाद अब ऐसा कोई बात नहीं। अब वो कि जम्मू कश्मीर 2 भागों में बढ़ चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसका सीधा जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। अगर ऐसा आ जाए, बीपीएससी है ऐसा भी सवाल दे सकती है, तो सीधा लगा देना है इनमें से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में केंद्रीय विधायिका मतलब सेंट्रल लेजिस्लेटिव, सेंट्रल लेजिस्लेटिव और संसद यानी पार्लियामेंट, इनके संबंध में बोल रहा है कि कुछ पूछ रहा है। 4 कथन है, चारों में से पूछ रहा है कि इनमें से क्या होगा सही। पहला में क्या है? केंद्रीय विधायिका में यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ठीक, इनका कहना है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में कौन कौन है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है। और संसद में यानी कि पार्लियामेंट में कौन कौन शामिल है? लोकसभा शामिल है, राज्यसभा शामिल है और प्रेसिडेंट भी शामिल है। ये कहना है, ऐसा नहीं है। अब दूसरा रहिए, केंद्रीय विधायिका में यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव में केवल लोकसभा और संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ये भी स्पष्ट रूप से गलत है। क्यों गलत है आगे समझते हैं। केंद्रीय विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है और संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल, यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल है, लेकिन पार्लियामेंट में कौन है? सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा। चौथा है, केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं। बिल्कुल सही कथन। अब चूंकि केंद्रीय विधायिका और संसद एक चीज है, तो यहाँ जो ये गौ नंबर में ये कथन दिया था कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा शामिल है, तो ये वाला गलत हो गया, इसलिए ये पॉइंट सही नहीं है। ख में क्या है? केंद्रीय विधायिका में केवल लोकसभा, तो ये भी गलत हो गया, ये वाला पॉइंट भी शामिल नहीं है। फिर यहाँ पे दे रहा संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति छोड़ दिया। और पहला में क्या है? केंद्रीय विधायिका में लोकसभा राज्यसभा को लिया, राष्ट्रपति को नहीं लिया। जबकि केंद्रीय विधायिका चूंकि संसद ही है, तो यहाँ लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आएंगे। तो इस कारण से इसका सही उत्तर
चौथा हो जाएगा केंद्रीय विधायिका को ही संसद कहते हैं, यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव एंड पार्लियामेंट एक ही चीज है। अब आगे चलते हैं। गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है। सबको पता है हमारे मौलिक अधिकार में एक गोपनीयता का भी अधिकार है, जीवन का भी अधिकार है, और ये वो अधिकार है जिन पे कोर्ट को लेकर के काफी बहस चली। पहले जीवन का अधिकार का मतलब होता था सिर्फ जीने से, लेकिन 78 में मेनका गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जीवन का अधिकार का मतलब केवल जीने से नहीं है, बल्कि गरिमामय जीवन के साथ जीने से है। जैसे उन्हें शिक्षा मिले, उनकी जो बेसिक नीड है, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मिले। करीब 33 या 34 प्रकार का सूची दिया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि ये सब आते हैं गरिमामय जीवन में। जैसे कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति, यदि आपके बगल में शोर हो रहा है तो वो भी मौलिक अधिकार का आपका हनन है। यही वजह है कि कुछ लोग मंदिरों और मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर की जो हटाने की डिमांड करते हैं, हालांकि इसमें हम भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उपास अपने आप में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का। हाँ, कोई खास मौका है तो ये अलग बात है कि फेस्टिवल है, कुछ है, कोई खास है, जैसे होता है दशहरा है, दिवाली है, अब जुम्मा का, ये रमजान के महीना में जो आखिरी नमाज होता है, ईद है, ये सब में एक अलग बात है। लेकिन अब सामान्यतः आप हमेशा इतने मंदिर मस्जिद है कि दिन भर एक चलता रहता है, तो ये क्या होता है, एक प्रॉब्लम कर रही है, ये माहौल को खराब करता है। और कोई भी चीज जब अति होता है ना तो वो खराब होता है। जैसे भी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था कि सऊदी अरब में नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है, ये एक रिपोर्ट दिया था जो कि बहुत खतरनाक माना गया था। जिसके बाद क्या हुआ था कि सऊदी अरब में वहां के जो शासक है कुछ वहां अपना सॉफ्टनेस को अपनाए। वहां पर कुछ जो दुनिया का सबसे कड़ा कानून कहाँ है, सऊदी अरब में है। वहाँ क्रिमिनल लॉ है वो बहुत खतरनाक है। हालांकि ये वर्ड, इसका एक फायदा भी है कि वहाँ क्राइम रेट भी कम है, क्योंकि कानून जब कड़ा होता है तो स्वाभाविक अपराधी को डर होती है। तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हद से ज्यादा जब कोई चीज बहुत ज्यादा अति होता है तो लोगों का क्या होता है, उससे मेंटलिटी रूप से आप उससे विमुख होना चाहते हैं। ये मतलब कि आपको अगर कोई जबरदस्ती बहुत ज्यादा कोई चीज खिला रहा है एक ही चीज, तो आपका उसके प्रति मन क्या होगा, खराब होगा। तो ये इसलिए इसको जो है मंदिरों और मस्जिदों से जो अभी लाउड स्पीकर का ही जो कह रहा है कि डिमांड हटाने का, बहुत सी जगह होते हैं, तो वो आर्टिकल 21 के तहत, यानी कि आपके घर के बगल में यदि कोई मंदिर है, मस्जिद है, या कोई ऐसा संस्थान है जैसे सिनेमा हॉल हो गए या कुछ भी, जिनके साउंड जो बहुत ज्यादा साउंड कर रहे हैं और इससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो यानी वो आपका मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है और आप उस पर जा सकते हैं कोर्ट। तो यहाँ सवाल क्या है, गोपनीयता के निहित अधिकार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक हिस्सा है, जिसके तहत भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से एक है। यानी कि किस आर्टिकल में गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी के अधिकार और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का बात किया गया है, ये पूछ रहा है। आर्टिकल 17 इसमें है नहीं, आर्टिकल 19 इसमें भी नहीं है, आर्टिकल 21, 23 इसमें कहाँ है, 21 में है। क्योंकि 70 क्या है, यहाँ अस्पृश्यता का अंत है, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 श्रम जो बलात् श्रम है उनके खिलाफ अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब हम लोग अगले सवाल में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पटना, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? इसका जवाब आप लोग दीजिए। तो कहाँ है इन चारों में सुप्रीम कोर्ट का सर्किट बेंच?
आवाज जा रही है? हेलो। ये सर आवाज आ रही है। हाँ, तो कहाँ है इनका सर्किट बेंच सुप्रीम कोर्ट का इन चारों शहर में? सर कहीं नहीं है, वो अभी वहां खुलने वाला है, कोलकाता में खुलने का बात चल रहा है, लेकिन अभी है कहीं नहीं। कोलकाता में प्लस अन्य भी जितने भी मेट्रो सिटी है, जैसे कि चेन्नई में भी कहा जा रहा है, क्योंकि चेन्नई के भी लोगों को, साउथ के जो लोग हैं उसको दिल्ली आने में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। साउथ से दिल्ली काफी दूर हो जाता है। वही चीज कोलकाता के साथ भी होता है। अब कोलकाता में अगर बेंच खुल जाएगा तो हम लोग को भी इजी रहेंगे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी आसानी रहेगी। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही नहीं, ये अटल जी का एक कहना था कि संसद का भी, कि जितने मेट्रो सिटी है चेन्नई, कोलकाता, मद्रास, मुंबई, चारों जगह संसद का सत्र हो। यानी कि एक सत्र यहाँ तो अगला सत्र होगा दूसरा जगह। जैसे एक सत्र मान के चलिए हो गया मुंबई में, दूसरा कोलकाता में, तीसरा चेन्नई में, चौथा नई दिल्ली में। एक साल में कितने सत्र होते हैं संसद का? कितने बार सत्र होते हैं एक साल में? हम्म। एक वर्ष में संसद में कितना बार सत्र चलता है सामान्यतः? सर, 4 बार। कौन कौन सा? सर एक तो फरवरी से चलता है, नहीं मार्च से जून तक, याद नहीं होता। एक, एक साल में 3 सत्र होते हैं। हाँ, कभी अब जैसे इस बार 2 ही सत्र होंगे, क्योंकि बजट को, नहीं इस बार नहीं, पिछले बार हुए, क्योंकि बजट और पिछला बार का शीतकालीन 2020 का और इस बार का बजट को मिला दिया गया। ग्रीष्म अब होंगे शुरू, उनके बाद फिर जो है शीतकालीन होगा। तो ये 3 होता है। मानसून एक कहते हैं, ग्रीष्मकालीन को मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र। तो ये अटल जी का कहना था, हालांकि ये अभी भी चर्चा में ही है, कि संसद का भी चारों शहर में हो, जो मुख्य चारों शहर है इंडिया का। इससे क्या होगा कि देश की अखंडता मजबूत होगी, ये देश की अखंडता मजबूत होगी इससे। हालांकि ये अभी भी सिर्फ कल्पना में है, इसको लेके ना तो अटल जी की सरकार से सोची, उसकी बाद सरकार ही चले गई, बाद की सरकार इसमें कोई कदम नहीं उठाया, और मोदी सरकार भी बनी जरूर है लेकिन ऐसा कोई कदम उठाए नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की बेंच कहीं नहीं है, यानी पांचवा उत्तर। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति को क्षमा, राहत राहत या छूट देने या किसी अपराध के दोषी व्यक्ति को किसी भी अपराध की निलंबित, अनुमोदन किया यात्रा करने की शक्ति है? इनमें विकल्प है 70, अनुच्छेद 70, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 76, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है, कौन सा है इसका सही जवाब? इसका जवाब है 72। याद ना रहे तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, 72 सिंह के नाम से याद रख सकते हैं। अब है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, आईएपी का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को, ये सॉरी 25 नंबर का क्वेश्चन रह गया, इसको करते हैं। मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप स्कीम किसके लिए है? पहला विकल्प मुस्लिम, दूसरा मुस्लिम में बीपीएल परिवार, तीसरा अल्पसंख्यक में बीपीएल परिवार, चौथा चयनित अल्पसंख्यक, पांचवा इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। इसका सही जवाब है चयनित अल्पसंख्यक। यहाँ 5 मिस टाइपिंग है, 5 का मतलब यहाँ कुछ और होना था, असल में यहाँ मिस टाइपिंग छोड़ा गया है। असल में ये जो चयनित अल्पसंख्यक होते हैं जिनको भी ये पुरस्कार मिलता है,
उसको अगला 5 वर्ष का जो खर्च होता है एक बार में दे दिया जाता है। ये है 5 का मत कनेक्शन इसमें। अब आगे का सवाल है इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान यानी आईएपी का लक्ष्य अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में विकास घाटे को ब्रिजिंग करना है जो डैश से प्रभावित होते हैं, यानी किससे प्रभावित होते हैं। इसका विकल्प है सूखा, आतंकवाद, वामपंथी अतिवाद, बाढ़, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है वामपंथी अतिवाद। वामपंथी अतिवाद से जो प्रभावित होते हैं उनको है। अब वामपंथी अतिवाद क्या है इसको भी समझाने चलेंगे तो काफी लॉन्ग टाइम लग जाएगा। इस पे एक ब्लॉग्स तैयार करके हम वेबसाइट में ब्लॉग्स में डाल देंगे, वेबसाइट के ब्लॉग्स में डाल देंगे, आप लोग उनको देख लीजिएगा और कभी हुआ तो इस पर एक स्पेशल क्लास दे देंगे, क्योंकि अभी इनको समझाने चलेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा कि वामपंथी अतिवाद का क्या ये है। वामपंथी ऐसे समझते हैं आप लोग? वामपंथी किसको कहते हैं? वामपंथी का मतलब हेलो यस सर, नहीं वामपंथी, जानते। देखिए वामपंथी अलग अलग देशों में इसका अलग अलग ये होता है। ऐसे वामपंथी का मतलब हो, देखिए वाम का मतलब होता है बायां, यानी कि बायां से चलने, उल्टा। जैसे दक्षिणपंथी वामपंथी दो विचारधारा हुआ, दक्षिणपंथी हुआ दायां से बायां, यानी कि जो राजनीति को धर्म से मिक्स करके या धर्म की दृष्टि से चलाते हैं, राजनीति करते हैं। वामपंथी हुआ जो धर्म को नहीं मानते हैं, ये राजनीति को धर्म से नहीं मानते हैं, ये इनके विरुद्ध चलते हैं। इनको ऐसे समझ, ये धर्म को मानते ही नहीं इनके अनुसार। ये यही लोग हैं जो अक्सर आते हैं ना, धर्म एक नशा है, ये है वो है, इस धर्म में ये कुरीतियां हैं। तो वामपंथी ये हुआ। वामपंथी अतिवाद का मतलब होता है, एक लाइन में इतना समझा रहे हैं सिर्फ, अभी ज्यादा नहीं समझाएंगे, बटन इसको डिटेल करने में काफी समय लगेगा। आजादी की ओट में खतरनाक साजिशों का जाल बनाना। आजादी की ओट में खतरनाक साजिशों का जाल बनाना, इसको कहा जाता है कि ये वामपंथ अब अति हो चुका है। कहने का मतलब देखिए, बेसिकली वामपंथ का उदय कब हुआ था? जब एक समय था जबकि यूरोपीय देशों में राजतंत्र था और वहां निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक का मतलब होता है कि जनता की स्वतंत्रता को पूरी तरह से क्या कर देना, कुचल देना। यानी कि शासन क्या हो रहा है अब, शासक के हाथ में ना होकर के उनके अधिकारियों के हाथ में, जिसको आज के तौर पे कहते हैं अफसरशाही, अति अफसरशाही हो जाना। अब वहां क्या था कि वहां ये पाठ पढ़ा दिया गया था कि राजा ईश्वर का रूप होता है और तुम इसको ईश्वर मानो, वो जो बोले वही सही है, तुमको उसको फॉलो करना है, और राजा ईश्वर का रूप होता है। तो वहां के लोग राजा के विरोध में जाते ही नहीं थे। तो जो नेता वहां कुछ आए तो वो लोगों को कहते थे, वो बोले नहीं राजा ईश्वर का रूप है। तो क्या किया गया, यहाँ पर कुछ विचारक इस भ्रम को पहले तोड़ा। इसके लिए वो क्या किया, ईश्वर शब्द पर ही चैलेंज किया कि नहीं ईश्वर शब्द होता ही नहीं है। कहा कि लोगों के दिमाग से ईश्वर को ही निकाल दो। तो ये वामपंथी यहीं से उदय हुआ, यानी कि विपरीत चलने वाला है। अब क्या हुआ, जब इसी चीज का कोई ज्यादा फायदा उठाने लगता है, इसको क्या करता है, अति फायदा उठाता है, तो इसी को कहते हैं वामपंथी अतिवाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं।
प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम, ये 15 सूत्रीय कार्यक्रम आप लोगों को इकोनॉमी में भी मिला होगा शायद, या मिल जाएगा, इकोनॉमी के नोट्स में देखेंगे तो कहीं मिल जाएगा। इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान में अभी 88 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया है। इसके बारे में एक ब्लॉग्स बना करके आप लोगों को दे देंगे, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान के बारे में और वामपंथी अतिवाद के बारे में। तो अगला सवाल है, प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में से किसके लिए है? पहला गरीब, दूसरा बेरोजगार, तीसरा अनुसूचित जनजाति, चौथा अल्पसंख्यक, पांचवा तो क्लियर है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब क्या है? अल्पसंख्यक। इसका घ नंबर अल्पसंख्यक। इसको अच्छे से रीड भी कर लीजिएगा 15 सूत्रीय कार्यक्रम, क्योंकि ये मेंस का विषय है, मेंस में भी आ सकता है इस पे लिखने। अब अगला सवाल है, 14 सितंबर 1949 देश के संविधान निर्माताओं ने हिंदी की स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। हिंदी को एक डैश है, उसके बाद है कि स्थिति प्रदान करने का फैसला किया। अब किसकी स्थिति प्रदान करने का फैसला किया, ये पूछा जा रहा है। इसमें विकल्प है भारत की राष्ट्रीय भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा, संघ की आधिकारिक भाषा, संघ का राष्ट्रीय भाषा, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है ग नंबर, संघ की आधिकारिक भाषा है। ये क्या है? संघ की आधिकारिक भाषा है। हालांकि लोग भावनात्मक में इसको राष्ट्रीय भाषा भी कह देते कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन संवैधानिक तौर पे नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग कहते हैं हॉकी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन एक आरटीआई के अनुसार हॉकी राष्ट्रीय खेल नहीं है। हॉकी क्या भारत का कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं। लोग एक लगाव के कारण कहते हैं हॉकी राष्ट्रीय खेल है, क्योंकि पहले क्या था, आज जैसे क्रिकेट का क्रेज है, किसी जमाने में भारत में हॉकी का क्रेज था। और आज जैसे क्रिकेट में भारत आगे है, किसी जमाने में भारत हॉकी में आगे था। लेकिन जब हॉकी चेंज हुआ, पहले हॉकी क्या होता था, घास के मैदान में खिलाया जाता था। समझिएगा इसको, इसका बीपीएससी से भी कनेक्शन है, ये बीपीएससी से भी कनेक्टेड है। पहले हॉकी घास का मैदान में खिलाया जाता था। उस समय टांगों का कमाल होता था, हॉकी खिलाड़ी के टांगों का कमाल चलता था। टांगों का कमाल में क्या होता था, भारत आगे था। धीरे धीरे ये क्या हुआ, ये अब पिच किया हुआ फील्ड में, यानी ग्राउंड में जहां पर प्लास्टर किया हुआ पिच में, अब यहाँ टांगों का कमाल नहीं है ये, क्योंकि वहां तो घास था। यहाँ अब किसका कमाल है, सीना का कमाल, यानी जिसका जितना ज्यादा मजबूत सीना होगा वो हॉकी में उतना आगे जाएगा। इसमें भारत क्या हो गया, पीछे हो गया। पीछे क्यों हुआ, क्योंकि ये अपनी हॉकी की तैयारी वही पुराने वाले अंदाज में करते हैं। ये टांगों पर जाए, यानी कि जैसे हर घास में जब खेला जाता था उस समय जो रणनीति था वही रणनीति लेके चल रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये पीछे होता चला गया, पीछे होता चला गया। आपको अच्छे खिलाड़ी निकल नहीं रहे हैं जो इन सबको आगे के लिए ट्रेंड करे, और सरकार भी ध्यान दे नहीं रही है ना। यहाँ लोगों का क्रेज है, जैसे ट्रेंड करना कोई बड़ी बात नहीं, विदेशों से कोच लाएंगे ट्रेंड कर दिया जाएगा, लेकिन सरकार की भी कोई दिलचस्पी है नहीं, और ना ही यहाँ पर लोगों को कोई इससे रुचि है। यही चीज बीपीएससी वाले में भी यही प्रॉब्लम है, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। यदि हो सकता है किन्हीं को बुरा लगे मेरी बात, क्योंकि होता क्या है कि आपका तरीका बदल चुका है। अब आपके बगल में जो कंपटीशन में जो आपके बगल में बैठ रहे वो बदल चुका है। पहले जब बीपीएससी निकलता था तो 90% स्टूडेंट सिर्फ होते थे आर्ट, 90 नहीं तो 80% जरूर आर्ट्स फैकल्टी वाले जो आर्ट्स ही पढ़े हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जितना आर्ट्स है उतना साइंस और इंजीनियरिंग का भी आ रहा है, और वो अपना अपना ऑप्शनल ले रहा है।
पहला ये है। दूसरा, इंजीनियरिंग वगैरह वाले जो आते हैं वो किसी भी उत्तर को टैग से जोड़ करके लिखना ज्यादा पसंद करते हैं और वो नए तरीके से लिखते हैं। अब क्या है, पहले क्या होता था, आज पीटी हुआ, मेंस पता चला 2 साल 3 साल में हो रहा, फिर इंटरव्यू हो रहा, तो उस समय मौका था कि आप पीटी एग्जाम दे करके फिर मेंस का तय करें। और पहले पीटी में 4 ऑप्शन होता था, लूसेंट भी पढ़ लिए काफी थे। अब तरीका बदल चुका है, 5 ऑप्शन है, यानी डिप्थ में पढ़ना है। और मेंस के लिए भी अब समय नहीं देता है। अब तो ऐसा है कि ये कोरोना लेकर के थोड़ा मिल जाता है, नहीं तो रिजल्ट निकला 4 महीने के अंदर वो एग्जाम लेने का तैयारी बीपीएससी कर लेती है, अगर उसका आप कैलेंडर पर ध्यान दे तो ऐसे में क्या है, तैयारी करने का रणनीति बदलना चाहिए स्टूडेंट को। सबसे पहला, मेंस का तैयारी शुरू से कीजिए। दूसरा क्या है जरूरी, दूसरा ये है कि आप अपना आंसर राइटिंग पे शुरू से ध्यान दें। आंसर राइटिंग में अब वो जमाना बीत गया जैसे पहले था बीपीएससी में, कुछ भी लिख दिए इधर उधर, सिर्फ नॉलेज दिखा दिए, हो गया। अब आपके बगल में जो कंपटीशन दे रहा है, अलग अलग फील्ड से जो आए हैं, क्योंकि अब सभी फील्ड से आते हैं, वो काफी मेहनत करके लिख रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको भी आंसर राइटिंग में मेहनत करना होगा, नए तरीके से लिखना होगा, नए सुझाव देने होंगे, नए आइडियाज प्रस्तुत करने होंगे। अब आप परंपरागत उत्तर लिखेंगे क्वेश्चन बैंक रट के तो मार्क्स देंगे नहीं। भाषा शैली पे सुधार करना होगा, शब्दों पे सुधार करना होगा, ये सब पे ध्यान नहीं देते। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे मन से, क्योंकि जो हमारे जो आंसर राइटिंग ग्रुप है, और ये आंसर राइटिंग ग्रुप तो हर साल चलता है, बनाते ही हैं सभी एग्जाम के लिए 65वीं से ही। तो उनमें जो कॉपियां आती है, चाहे वो पेड ग्रुप हो या नॉन पेड ग्रुप है, जिसमें भी जो कॉपी डालते हुए, जैसे 67 के लिए नॉन पेड ग्रुप है, तो जो उसका कॉपी चेक करते हैं, और पहले से भी जो हम चेक करते हुए आ रहे, और खासकर जो इनका ही नहीं, ये तो चलिए नए नवेले है, जो पीटी निकाल लेते हैं, जिनको एग्जाम देना है 3 महीना 4 बार देना है, उनका कॉपी चेक करते, उनको देख करके हम बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम वालों में ये कमजोरियां हैं, ये आज भी अपनी रणनीति पुराने तरीके के रखते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इनको एक एवरेज मार्किंग का शिकार होने लगता है, और बाद में स्टूडेंट कहता है कि नहीं आयोग भेदभाव कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तरीका आपको बदलना होगा। और ये जो आजकल है ना कि मैथ ऑप्शनल वाला ज्यादा लाता है, ये जो डर है, ये डर भी निकाले। मैथ ऑप्शनल वाले मार्क्स ज्यादा लाते हैं तो उसको रिस्क भी ज्यादा है, और मैथ वाले ऐसा नहीं कि सिर्फ बीपीएससी में ज्यादा मार्क्स लाते हैं। आप स्टैंडर्ड 1 से देखिएगा तभी पता चलेगा कि जिनका मैथ होता है, और सभी को मैथ में मार्किंग ज्यादा होता है, और मैथ में रिस्क भी ज्यादा है। आप जीएस का ऑप्शनल है, अगर आपके पास 5 में से 4 पॉइंट याद है, 1 पॉइंट नहीं भी है और नहीं भी लिखे है, कोई फर्क उतना नहीं पड़ेगा, घुमा फिरा के लिख दिए। मैथ वाला अगर एक फॉर्मूला भी भूल गया है, छोटा सा कोई एक फॉर्मूला भूल गया, तो उसका पूरा क्वेश्चन गया। उनको रिस्क ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। तो जो रिस्क वो उठा रहा है, जो मेहनत वो कर रहा है, वो आर्ट्स वाले भी ले तो उनका भी नंबर ज्यादा आएगा। आजकल तो मैट्रिक और इंटर में भी देखिए, आर्ट्स पेपर में भी 100% ले आता है स्टूडेंट, तो आर्ट्स में भी उठाया जा सकता है यहाँ पे। और दूसरा क्या है, आपको ये देखे है जो इस बार ही रिजल्ट आए, तो उनका एक एनालाइज में हम देखें कि आर्ट्स वाले जीएस में अच्छा कर लेते हैं मैथ वाले ऑप्शनल की तुलना में, या इंजीनियरिंग के जो छात्र आते हैं उसकी तुलना में ज्यादातर। तो ये डर को खत्म करने की जरूरत है, और रणनीति को सही करने की जरूरत है बदलते समय के अनुसार, तभी होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? इसका विकल्प है, क में है प्रधानमंत्री, ख में है राष्ट्रपति, ग में उपराष्ट्रपति, घ में लोकसभा अध्यक्ष, अंग में इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, फिर वही कूट वाली बात हो गई। तो सबसे पहले कूट को देखते हैं। 1, भारत का संविधान। 2, संसद द्वारा कानून। अब है, बंधुआ श्रम की समस्या को उपरोक्त में से किसके द्वारा संबोधित किया गया है? किसके द्वारा इसको संबोधित किया गया है? तो देखते, संविधान इसमें भी किया गया है ये तो। और संसद द्वारा कानून, जब इस पे चूंकि एक्ट बनाया गया है, कंपनी में, चाहे कंपनी में जो होते हैं, जो बच्चे का कल कारखाने में बच्चे जो काम करते हैं उनको लेकर के भी होते हैं। और बंधुआ श्रम को क्या किया गया, आर्टिकल 23 में है कि बंधुआ श्रम कराना
किसी भी व्यक्ति का क्या है, मौलिक अधिकार के खिलाफ है और इस पर एक कानून भी बनाया गया कि आप बंधुआ श्रम किसी से नहीं करवा सकते, ये कानूनन गलत है। तो यानी कुल मिलाकर इसमें दोनों सही है, भारत का संविधान में भी इसका जिक्र है और संसद द्वारा कानून में। 1 और 2 किस में है? 1 और 2 है गौ नंबर में, यानी कि इसका सही जवाब है गौ नंबर। गौ संविधान में भी बंधुआ श्रम को लेकर के संबोधित किया गया है और संसद द्वारा बनाए गए कानून में भी किया गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन कराए या फिर छोड़ दे आज यहीं पे? इस सेकंड पार्ट में और 10 क्वेश्चन है, उसको करा दे या छोड़ दे? सर रहने दीजिए। छोड़ दे। ठीक है, तो आगे कल करते हैं तीसरा पार्ट। कम ही अभी कोई टाइम है, कोई ऐसा ज्यादा हड़बड़ी नहीं है, इसी क्वेश्चन किए। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग वीडियो बार बार सुनिए, जो क्लासरूम में रिकॉर्डिंग वीडियो है उनको बार बार सुना कीजिए। और कुछ कुछ चीजें जैसे समझाते वक्त जो छोड़ भी देते, ऐसे हालांकि कोशिश करते हैं, कोशिश तो ये है सारा विषय क्वेश्चन, जो कि भी बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी पॉलिटी में करीब 250 क्वेश्चन है प्रैक्टिस करने को, तो सारे चीज उसमें कवर करने का कोशिश कर रहे हैं। फिर वॉल्यूम 2 भी आ रहा है, वॉल्यूम 2 जब आएगी 15 जुलाई के बाद से उसको बनाना शुरू करेंगे, जबकि नया वेबसाइट लॉन्च हो जाएंगे, या मे बी अगस्त में भी। तो वॉल्यूम जो बच जाएगा वो वॉल्यूम 2 में कर रहे हैं। इसमें जैसे प्रीवियस ईयर को लेते हुए गए हैं, वॉल्यूम 1 में प्रीवियस ईयर को इंक्लूड किया है, वॉल्यूम 2 में कोशिश कर रहे हैं घटना चक्र को उनको लेने का, ताकि अन्य जो एग्जाम में भी प्रश्न पूछे गए वो भी कवर हो जाए, इसलिए इनको बार बार सुना कीजिए। ठीक है, कल आगे का करते हैं।